मणिपुर में हो रही हिंसा से आप सभी लोग लगभग परिचित होंगे। यहाँ पर इस पूरी हिंसा के दौरान हमें ऐसी तमाम घटनाएं देखने को मिल रही हैं जिन्हें भविष्य में कई सालों तक भारतीय समाज पर एक कलंक के तौर पर देखा जाएगा। जाहिर तौर पर ये हमारे समाज के लिए, हमारे समाज को नीचे गिरा देने वाली घटनाओं में से एक है। इस पूरी घटनाओं के बीच, इन तमाम विवादों के बीच जो एक विषय बार-बार चर्चा में आ रहा है, वो है ज़ीरो एफआईआर का विषय। और इसी ज़ीरो एफआईआर के विषय को लेकर कहा जा रहा है कि ये प्रशासन की नाकामी थी कि इस तरह की घटनाओं के होने के बाद भी 1 महीने से ज़्यादा समय तक ज़ीरो एफआईआर को ट्रांसफ़र नहीं किया गया। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर ज़ीरो एफआईआर होती क्या है और इसको ट्रांसफ़र करने का जो मसला है, वो क्या पूरा मामला है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज़ीरो एफआईआर क्या होती है? ज़ीरो एफआईआर को भारत में कब लागू किया गया था, कब स्थापित किया गया था? इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ज़ीरो एफआईआर को दर्ज करना अनिवार्य विषय है, मैंडेटरी होता है? और फिर अंत में एफआईआर पर भी बात करेंगे, एफआईआर का क्या मतलब होता है? इससे जुड़े जो विशेष प्रावधान हैं, वो प्रावधान क्या कहते हैं? और एक सवाल पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय राज व्यवस्था और सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ज़ीरो एफआईआर क्या होती है, उस ज़ीरो एफआईआर को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कि भारतीय नियम एफआईआर को लेकर ये कहते हैं कि भारत में जो एफआईआर है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, वो केवल उसी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाएगी जिस पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में वो घटना हमें देखने को मिली है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अब मान लीजिए कि आप दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में रहते हैं, तो ऐसे में आप दिल्ली के मुखर्जी नगर थाने में केवल तभी जाकर एफआईआर करा सकते हैं जब जो घटना है, जिस घटना को लेकर आप एफआईआर कर रहे हैं, अगर वो घटना मुखर्जी नगर क्षेत्र में हुई है, तभी जाकर आप मुखर्जी नगर के थाने में उसकी एफआईआर करा सकते हैं। यदि वो घटना दिल्ली के किसी दूसरे इलाके में हुई है, तो आप उस दूसरे इलाके की एफआईआर दिल्ली में आकर नहीं करा सकते हैं। तो ऐसे भी यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न होती है। समस्या इस बात की है कि इसकी वजह से कई बार जो जस्टिस है, जो न्याय देने की प्रक्रिया है, वो बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है। तो इसी समस्या से निपटने के लिए भारत में ज़ीरो एफआईआर की धारणा को लागू किया गया है। क्या कहती है ज़ीरो एफआईआर? तो ज़ीरो एफआईआर का मतलब है कि एक पुलिस स्टेशन को किसी अन्य क्षेत्राधिकार में हुए अपराध की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा जाता है। यानी कि अगर दिल्ली के किसी दूसरे इलाके में कोई घटना हुई है, तो उस घटना के बावजूद भी इस तथ्य के बावजूद भी कि वो किसी दूसरे इलाके में हुई है, आप यहाँ पर आकर दिल्ली के मुखर्जी नगर में आकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अलग बात ये होगी कि ये जो रिपोर्ट दर्ज की जाएगी, ये रिपोर्ट एफआईआर के नाम से दर्ज नहीं होगी। ये जो रिपोर्ट दर्ज होगी वो ज़ीरो एफआईआर के नाम से की जाएगी। तो ज़ीरो एफआईआर में सबसे पहले रिपोर्ट दर्ज होती है और रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बाद जिस थाने ने रिपोर्ट दर्ज की है, वो उस रिपोर्ट को दूसरे थाने में भेज देता है। यानी कि उस पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाता है जहां से वो रिपोर्ट जुड़ी हुई है, जहां से वो रिपोर्ट संबंधित है। और इसके बाद ट्रांसफर किए जाने के बाद आगे चलकर जो दूसरा पुलिस स्टेशन है, वो उस पूरे मामले की जांच करता है। तो इसी को ज़ीरो एफआईआर की धारणा कहा जाता है। ज़ीरो एफआईआर के तहत मुख्य तौर पर सबसे विशेष बात ये होती है कि इसमें जो एफआईआर दर्ज की जा रही है, जो भी प्राथमिकी दर्ज हो रही है, उसको एक नियमित एफआईआर नंबर नहीं मिलता और इसी वजह से इसे ज़ीरो एफआईआर कहा जाता है। नियमित एफआईआर नंबर नहीं मिलने की वजह ये है कि क्योंकि सबसे पहले तो ये एफआईआर किसी दूसरे थाने में हो रही है, उसके बाद उसे ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे थाने में। और जब ये जो ज़ीरो एफआईआर है वो दूसरे थाने में पहुंचती है, तो उसके बाद इस एफआईआर को एक नए सिरे से लिखा जाता है और नए सिरे से लिखे जाने के बाद इसके पंजीकरण किए जाने के बाद इसको एक नया नंबर दिया जाता है और यहाँ से ये एफआईआर नए स्वरूप में आ जाती है। अब यहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर इस पूरी व्यवस्था का, इस पूरे जो पूरा प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस व्यवस्था का प्राथमिक लक्ष्य है कि भारत में जो पीड़ित लोग हैं, जो किसी अपराध से पीड़ित हैं, उन्हें भटकना न पड़े,
उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ना जाना पड़े। वो जिस भी थाने में चाहे वहां पर जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों को दी गई है कि आप न्याय प्रदान करें, आप ये सुनिश्चित करें कि उनकी जो रिपोर्ट है वो उनके संबंधित थाने तक पहुंच रही है। तो ये जो जिम्मेदारी है वो पुलिस अधिकारियों को दी गई है। और इससे एक बात और सुनिश्चित होती है, इससे ये भी सुनिश्चित होता है कि जो पीड़ित हैं उन्हें त्वरित न्याय प्रदान किया जा सके, उन्हें बहुत शीघ्र तरीके से, बहुत जल्दी तरीके से जस्टिस दी जा सके। तो ये तो बात हुई जीरो एफआईआर की। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जीरो एफआईआर को भारत में स्थापित कब किया गया था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जीरो एफआईआर की धारणा भारत में कोई पुरानी धारणा नहीं है। दरअसल ये तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा नई धारणा है, बहुत ज्यादा नया विचार है। आपको याद होगा कि भारत में साल 2012 में निर्भया गैंगरेप मामला देखने को मिला था, जिस मामले के बाद पूरे भारत में महिलाओं के साथ होने वाले यौन अपराध को लेकर जागरूकता बढ़ी थी, महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ी थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने न्यायमूर्ति वर्मा समिति का गठन किया था। जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति का प्राथमिक लक्ष्य यही था कि भारत के जो आपराधिक कानून है, खासतौर पर वो कानून जो कि महिलाओं से जुड़े हुए हैं, इन कानूनों में कुछ हद तक संशोधन किया जाए, कुछ हद तक बदलाव किया जाए, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि जो यौन उत्पीड़न के अपराध हैं, उन अपराधों में सबसे पहले तो तीव्रता से सुनवाई हो, उन अपराधों की जल्दी सुनवाई की जा सके, और जल्दी सुनवाई करके उन अपराधों में जो सजा दी जाती है उस सजा को भी और ज्यादा कड़ा किया जा सके, उस सजा को भी और ज्यादा बढ़ाया जा सके, ताकि लोगों के मन में इस तरह के अपराध के प्रति और ज्यादा कठोरता मौजूद हो, इस तरह के अपराध के प्रति और ज्यादा डर मौजूद रहे। और इसी समिति ने भारत सरकार को जीरो एफआईआर की धारणा को पेश करने का विचार दिया था, क्योंकि उससे पहले तक भारत में जीरो एफआईआर नहीं हुआ करती थी। और जो भारत में तमाम पीड़ित लोग थे, खासतौर पर वो महिलाएं जो कि यौन अपराध से पीड़ित थीं, वो इस पूरी धारणा के ना होने की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा भटकना पड़ता था, उन्हें एक थाने से दूसरे थाने जाना पड़ता था। और इसी समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों को माना गया, स्वीकार किया गया, और इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में जीरो एफआईआर की धारणा को पेश किया गया। तो हम कह सकते हैं कि भारत में जो जीरो एफआईआर आई थी वो जस्टिस वर्मा समिति की अध्यक्षता के आधार पर, जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू की गई थी। तो ये तो बात हुई कि कब स्थापित किया गया, कैसे स्थापित किया गया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या पुलिस अधिकारियों के लिए जीरो एफआईआर को दर्ज करना अनिवार्य होता है, मैंडेटरी होता है। तो हमने पहले ही बात की कि जो जीरो एफआईआर है उससे होता क्या है, उससे तो पहले हम समय की बर्बादी को रोकते हैं, यानी कि जो पीड़ित लोग हैं उन्हें एक थाने से दूसरे थाने नहीं जाना पड़ता, जिससे समय बच जाता है। और इसकी वजह से त्वरित जांच भी सुनिश्चित हो सकती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि एक थाने से दूसरे थाने में जाने में समय बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, और समय वेस्ट होने की वजह से जो अपराध है उससे जुड़े जो सबूत हैं उन सबूतों को मिटाया जा सकता है, उन सबूतों के साथ छेड़खानी की जा सकती है। और इसी से निपटने के लिए हमने ये सुनिश्चित किया कि जो एफआईआर है वो बहुत पहले दर्ज कर ली जाए, जिससे कि हम त्वरित न्याय सुनिश्चित कर सकें। तो ऐसे में भारतीय कानून वर्तमान समय में ये कहते हैं कि भारत के जो तमाम पुलिस अधिकारी हैं उनके लिए जीरो एफआईआर का पंजीकरण करना पूरी तरह से अनिवार्य है। और यदि कोई पुलिस अधिकारी जीरो एफआईआर दर्ज करने से मना करता है तो आप पुलिस अधीक्षक को इसकी लिखित शिकायत दे सकते हैं। और यदि पुलिस अधीक्षक भी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं करता तो आप उस जिले के मजिस्ट्रेट से भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा कीर्ति वशिष्ठ बनाम राज्य के एक विवाद में एक हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था कि यदि कोई अपराध जो है वो संज्ञेय अपराध है, तो संज्ञेय अपराध के मामले में भारतीय कानून ये कहता है कि एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। लेकिन इस मामले में ये कहा गया था कि संज्ञेय अपराध के मामले में जीरो एफआईआर दर्ज करना भी अनिवार्य होता है। तो ये तो एफआईआर की बात हुई, जीरो एफआईआर की बात हुई। हमने ये जानने की कोशिश की कि भारत में एफआईआर और जीरो एफआईआर यदि संज्ञेय मामला है तो दोनों ही दर्ज किए जाने अनिवार्य हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एफआईआर क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है। तो इसकी हिंदी में यदि फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होगी, पूर्ण रूप होगा प्रथम सूचना रिपोर्ट, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। भारतीय दंड संहिता की बात करें, आईपीसी की बात करें, या फिर आपराधिक दंड संहिता की बात करें, संविधान की बात करें,
तो स्पष्ट तौर पर हमें कहीं एफआईआर का जिक्र देखने को नहीं मिलता है, स्पष्ट तौर पर कहीं भी ये शब्द नहीं लिखा गया है। लेकिन अगर आप सीआरपीसी की धारा 154 को देखेंगे तो यहाँ से आप अप्रत्यक्ष तौर पर एफआईआर की धारणा को निकाल सकते हैं। कहीं ना कहीं ये जो सीआरपीसी की धारा 154 है ये एफआईआर से जुड़ी हुई है और इसी के बेस पर भारत में एफआईआर दर्ज की जाती है। क्या कहती है धारा? तो ये धारा कहती है कि किसी भी संज्ञेय अपराध के मामले में यदि किसी पुलिस अधिकारी को मौखिक रूप से कोई जानकारी प्राप्त होती है, ओरल तरीके से कोई जानकारी मिलती है, यानी कोई व्यक्ति उस पुलिस अधिकारी के पास आता है और उसको ये बताता है कि उसके साथ इस तरह का अपराध हुआ है, तो पुलिस अधिकारी के लिए अनिवार्य है कि वो उस मौखिक जानकारी को लिखित रूप देगा, रिटन फॉर्म देगा। ये उस पुलिस अधिकारी के लिए अनिवार्य बनाया गया है। इसके अलावा उस पुलिस अधिकारी के लिए ये भी अनिवार्य है कि वो जो व्यक्ति इंफॉर्मेशन लेके आया है, जो कि पीड़ित व्यक्ति है, उससे उस पूरी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर भी कराएगा, सिग्नेचर भी कराएगा और इसके बाद उस रिपोर्ट को सरकारी रिकॉर्ड में लिखित रूप से शामिल करना भी अनिवार्य है। तो इन्हीं तमाम चीजों के आधार पर हम कहते हैं कि भारत में जो सीआरपीसी की धारा 154 है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर से जुड़ी हुई है। इसके अलावा एफआईआर के विषय में एक विशेष बात ये भी होती है कि जिस भी थाने में आप एफआईआर दर्ज कराते हैं उस जो भी अधिकारी वो एफआईआर दर्ज कर रहा है उस अधिकारी के लिए ये अनिवार्य होता है कि वो उस एफआईआर की एक कॉपी जो है, एक प्रिंट आउट जो है वो आपको निशुल्क तौर पर प्रदान करेगा। इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। तो ये तो एफआईआर की बात हुई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारत में जो एफआईआर की धारणा है उस धारणा में 3 एलिमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यदि किसी रिपोर्ट में ये 3 एलिमेंट मौजूद हैं तो उस रिपोर्ट को हम एफआईआर कह सकते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कह सकते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 एलिमेंट? तो इसमें सबसे पहला एलिमेंट है संज्ञेय अपराध, यानी कि जो अपराध है वो संज्ञेय प्रकृति का होना चाहिए, बहुत गंभीर अपराध होना चाहिए, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया। तो इस तरह के जो गंभीर अपराध हैं उन अपराधों के मामले में ये एफआईआर दर्ज होती है। इसके अलावा दूसरा एलिमेंट है कि वो जो रिपोर्ट आ रही है, जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो सबसे पहले तो मौखिक रूप में होनी चाहिए और पुलिस अधिकारी के लिए अनिवार्य है कि वो उस पूरी इंफॉर्मेशन को लिखित रूप देगा। तो ये तो दूसरा एलिमेंट हुआ। अब तीसरा एलिमेंट ये है कि वो जो लिखित रूप है उस लिखित रूप पर हस्ताक्षर होने अनिवार्य है और उसके मुख्य बिंदुओं को एक दैनिक डायरी में दर्ज किया जाना भी अनिवार्य होता है, पुलिस डायरी में दर्ज किया जाना अनिवार्य होता है। तो ये 3 एलिमेंट हैं जो कि हमें किसी भी एफआईआर में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यदि जो एफआईआर है वो केवल संज्ञेय अपराध के मामले में दर्ज होती है तो यदि कोई अपराध गैर संज्ञेय है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो यहाँ पर भारतीय संविधान में या दूसरे कानूनों की बात करें वहां पर ये कहा गया है कि यदि कोई जो अपराध है वो गैर संज्ञेय है तो ऐसे मामले में जो रिपोर्ट दर्ज होनी है वो केवल मजिस्ट्रेट की अनुमति के आधार पर दर्ज की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले उस पूरे विषय की सूचना मजिस्ट्रेट को दी जाएगी और यदि मजिस्ट्रेट इस बात की अनुमति देता है कि रिपोर्ट दर्ज करनी है तो उनकी अनुमति के बाद ही कोई भी एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन यदि मामला संज्ञेय अपराध का है तो मजिस्ट्रेट की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती। पुलिस अधिकारी जो है वो बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति की भी रिपोर्ट को दर्ज कर सकते हैं। तो ये तो संज्ञेय अपराध की बात हुई, गैर संज्ञेय अपराध की बात हुई और एफआईआर की बात हुई। अब ये हमने इस पूरे विषय पर बात कर ली। अब अंत में एक सवाल पर भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो मुख्य तौर पर प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि 0 एफआईआर का प्रावधान निम्नलिखित में से कहां पर किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय संविधान, ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, ऑप्शन सी आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और आप जानते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।